जोड़कर विश्लेषित करने का प्रयास किया। ये मानवीय तत्व कितने हैं? 5 हैं। संचार कौशल, व्यवहार, ज्ञान, समाज व्यवस्था और संस्कृति। ठीक है, तो इसको हम कल रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास किए थे, लेकिन बार्लोज ने जो अपना एसएमसीआर मॉडल प्रस्तुत किया, उसकी भी कुछ सीमाएं हैं, उसका कुछ ड्रॉबैक है। सैनन एवं वीवर ने भी इस तरह की बात की थी, लेकिन सैनन एवं वीवर का मॉडल मशीनी संचार पर आधारित था। फर्क सिर्फ इतना है कि वार्लोज ने अपने इस मॉडल को मानवीय संदर्भों में यानी सामाजिक संदर्भों में विकसित किया है। ठीक है, और केवल सामाजिक संदर्भों में किसी भी मॉडल का विकास पर्याप्त नहीं है, क्योंकि समाज के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। समाज के अलावा राजनीति भी है, धर्म भी है, संस्कृति भी है, अर्थ। यह इसकी सीमा है। दूसरा है वार्लोज की सीमा कि वक्ता श्रोता के अस्तित्व और महत्व को सामाजिक प्रणाली के रूप में व्याख्यायित करता है, उसको विश्लेषित करता। तो वक्ता श्रोता का महत्व केवल क्या समाज में होता है? क्या राजनीति में महत्व नहीं होता है? क्या आर्थिक दृष्टि से उसका महत्व नहीं होता है? क्या संस्कृति पुरुष के रूप में वह नहीं जाना जाता है? तो वक्ता और श्रोता के अस्तित्व और महत्व को केवल सामाजिक प्रणाली में व्याख्यायित करना भी सीमा है, ड्रॉबैक है उसकी। तीसरा, इसके मॉडल में, बार्लोज के एसएमसीआर मॉडल में फीडबैक भीतर तो समाहित है, उसकी व्याख्या के तत्व भी निहित हैं, है ना, लेकिन फीडबैक का वह अलग से उल्लेख नहीं कर पाया है, यह भी उसकी सीमा। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? बोलो, रिवाइज हो गया? यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मॉडल है जो स्क्रीन पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसका नाम है डांस का वर्तुल मॉडल। डांस का पूरा नाम है FEX, फ्रैंक EX डांस, फ्रैंक EX डांस का वर्तुल मॉडल। वर्तुल का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा। वर्तुल का अंग्रेजी में वर्तुल को हेलिकल कहते हैं, तो डांस का हेलिकल मॉडल, है ना, तो उसको हम स्क्रीन पर पढ़ने का प्रयास करते हैं। स्क्रीन दिखनी शुरू हो गई कि नहीं हुई? नो सर, नो सर, नहीं। अब दिखना शुरू हुआ कि नहीं? यस सर। तो डांस का वर्तुल मॉडल है 9th मॉडल, डांस का वर्तुल मॉडल, और इसको हेलिकल मॉडल अंग्रेजी में कहते हैं। हेलिकल मॉडल, हेलिकल का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग। तो डांस ने जो अपना मॉडल प्रस्तुत किया, यह ऑसगुड के मॉडल का ही विकसित रूप है। ऑसगुड ने जो अपना मॉडल विकसित किया था, उसी का विकास डांस ने अपने इस मॉडल में किया, है ना, और इसके प्रस्तुत करता है प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक FEX यानी फ्रैंक EX डांस। और 1967 ईस्वी में अपने इस हेलिकल मॉडल का विकास फ्रैंक EX डांस ने किया था। डांस की प्रमुख स्थापना है, प्रमुख रूप से स्थापित किया कि संचार की प्रकृति यानी जो कम्युनिकेशन का नेचर है, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की प्रकृति हमेशा आगे की ओर बढ़ती है, यानी हमेशा गतिशील होती है, लेकिन यह प्रक्रिया सीधे न होकर वर्तुलाकार होती है, यानी हेलिकल रूप में होती है। तो डांस ने अपनी प्रमुख स्थापना क्या दी कि जो संचार की प्रकृति है वह हमेशा आगे की ओर बढ़ती रहती है, यानी हमेशा डायनेमिक रहती है, हमेशा मोशन में रहती है, लेकिन यह प्रक्रिया सीधे न होकर
हेलिकल रूप में होती है और गोलाकार रूप में होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। और यही कारण है कि डांस ने एक नाचते हुए लट्टू से अपने मॉडल की तुलना करके उसको प्रकाश में लाया। डांस का कहना था कि जिस प्रकार लट्टू लट्टू आप लोग बचपन में कहीं हो सकता है बहुत सारे बच्चे नचाए भी होंगे। तो जिस प्रकार से लट्टू नाचता है, तो लट्टू क्या होता है, कभी आगे बढ़ता है, कभी पीछे बढ़ता है। और जिस गति से नाचता रहता है, और वह तब तक एक्सेलरेट रहता है जब तक उसकी गति धीमी ना पड़े, है ना? जैसे ही लट्टू की गति धीमी पड़ती है, वह रेस्ट की अवस्था में आ जाता है, यानी विराम की अवस्था में आ जाता है ना? तो इसी प्रकार से नाचते हुए लट्टू से डांस ने अपने इस मॉडल को प्रस्तुत किया। उसका कहना था कि जिस प्रकार लट्टू नाचता रहता है, और वह तब तक नाचता रहता है जब तक कि वह विराम की अवस्था में ना आ जाए। यानी लट्टू नाचता है तो कभी आगे बढ़ता है, कभी थोड़ा सा पीछे बढ़ता है, पीछे की ओर हटता है। लेकिन जैसे ही वह तब तक नाचता रहता है जब तक कि वह विराम की अवस्था में ना आ जाए, है ना? तो इसी प्रकार से नाचते हुए लट्टू के समान संचार भी अपना सर्कल पूरा करने के बाद, संचार भी क्या करता है, अपना सर्कल पूरा करता है ना? यानी अपना वृत्त पूरा करता है, और वृत्त पूरा करने के बाद फिर से उसी बिंदु पर लौट आता है ना? और विरामा अवस्था में आते ही जो संचार है, कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, वह लगभग मृत प्राय हो जाता है। विराम अवस्था में आ जाना यानी संचार का खत्म हो जाना, है ना? उदाहरण के लिए मान लो कि कोई व्यक्ति है, ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है, और पता चलता है कि किसी अनजान व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है। तो अनजान व्यक्ति से मुलाकात होती है, तो दोनों ही व्यक्ति बातचीत करना चाहते हैं, और दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ हैं, एक दूसरे से अनजान हैं। तो वहां पर दोनों का जो व्यवहार है, दोनों का ज्ञान है, एक दूसरे के प्रति शून्य है। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। लेकिन वहां पर शुरुआत कैसे होती है, परिचय से, है ना? परिचय से शुरुआत होती है, और फिर समय बीतता जाता है, और पता चलता है कि धीरे धीरे वे किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, किसी विषय पर बात करते करते दोनों के विचारों में सहमति हो गई, और दोनों के विचारों में जैसे ही सहमति हो गई, दोनों ही अंतरंग घनिष्ठ मित्र बन गए। ठीक है? और इस प्रकार संचार की प्रक्रिया जारी रहती है। लेकिन जैसे ही उनके बीच बात खत्म होती है, वह विराम की अवस्था में आ जाता है, और विराम की अवस्था में आते ही वहां पर संचार मृत प्राय हो जाता है। तो जिस प्रकार लट्टू नाचता रहता है, और वह तब तक नाचता रहता है जब तक कि वह विराम की अवस्था में ना आ जाए, रेस्ट में ना आ जाए, उसी प्रकार संचार अपना सर्कल पूरा करने के बाद, अपना वृत्त पूरा करने के बाद फिर से उसी बिंदु पर लौट आता है, और जैसे ही वह विरामावस्था में आता है, वह मृत प्राय हो जाता है। और डांस ने अपने इस वर्तुल मॉडल को, देखो, नाचते हुए लट्टू के समान संचार प्रक्रिया को भी दिखाया है कि किस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ता रहता है ना? और इसीलिए यह हेलिकल रूप में है ना? हेलिकल रूप में है, इसलिए इसको डांस का वर्तुल मॉडल कहते हैं। ठीक है? आगे देख रहे हैं FEX की, फ्रैंक EX डांस की क्या मान्यता है। तो फ्रैंक EX का मानना है कि शुरू में किसी भी व्यक्ति का ज्ञान शून्य रहता है। प्रत्येक व्यक्ति आरंभिक दौर में उसका प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान शून्य रहता है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति के संबंध और संपर्क का दायरा बढ़ता जाता है, उसके ज्ञान के स्तर में वृद्धि होती जाती है ना? और जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि एक व्यक्ति है जो ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है, एक दूसरा व्यक्ति भी है, वह ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है, दोनों एक दूसरे से अनजान है। तो वहां पर दोनों का ज्ञान एक दूसरे के प्रति क्या है, शून्य है ना? लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से परिचय होता है, फिर दोनों के विचार मिलते हैं, तो वहां पर क्या होता है, तुरंत क्षण भर की मुलाकात में ही घनिष्ठता में उनका संबंध हो जाता है, घनिष्ठता में बदल जाता है, यानी वे अभिन्न मित्र हो जाते हैं, है ना? तो इसी प्रकार से
कोई भी व्यक्ति है, डांस की मान्यता है कि शुरू-शुरू में व्यक्ति का ज्ञान शून्य रहता है, लेकिन जैसे-जैसे व्यक्ति के संबंध और संपर्क का दायरा बढ़ता जाता है, उसके ज्ञान का स्तर बढ़ता चला जाता है ना? और दूसरी मान्यता है कि सामाजिक प्रक्रियाओं की तरह ही संचार की प्रक्रिया गतिशील तत्वों, संबंधों और परिस्थितियों के संयोग से लगातार परिवर्तित होती रहती है ना? जिस प्रकार समाज में लोग रहते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, अपने सुख दुख का साझा करते हैं और इस प्रकार संचार की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है ना? यानी संचार क्या है? गतिशील तत्व है ना? लेकिन यहाँ पर डांस कहता है कि जो मानवीय संबंध है, व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध है, उसका दायरा परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। यानी गतिशील तत्व जब तक संचार गतिशील रहेगा, जब तक संबंध बने रहेंगे और जब तक परिस्थितियां अनुकूल रहेगी, इन तीनों का संयोग होगा तो सामाजिक प्रक्रिया की तरह ही संचार भी लगातार परिवर्तित होता रहता है। ठीक है? और तीसरी मान्यता है कि डांस का यह मॉडल संप्रेषण की ताकत को स्थापित करने का प्रयास करता है। यानी कम्युनिकेशन को मजबूत करने का काम करता है। ठीक है? तो ये हुआ डांस का वर्तुल मॉडल। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो। यस चलो सर। और आगे बढ़ते हैं। अंतिम है जो 10th है, 10th मॉडल है कन्वर्जेंस मॉडल। सर हमने बेकर मोज़ियाक मॉडल कर लिया। क्या? बेकर मोज़ियाक मॉडल सिलेबस में है? कौन सा मॉडल? बेकर मॉडल। बेकर मॉडल नहीं, ओके। बेकर मॉडल नहीं है, बेकर मॉडल नहीं है। वैसे जॉर्ज गॉर्बनर का मॉडल है, विल्बर श्राम का मॉडल है। तो जो भारी है, तुम लोग तो इतना ही में हालत तुम लोगों की खराब हो गई है, तो जो भारी है उसको छोड़ दिया हूँ। यह लास्ट मॉडल मैं पढ़ा रहा हूँ। इस लास्ट ये कन्वर्जेंस मॉडल है। इसमें से 10 मॉडल में से तुम अगर 7 भी लिख देते हो तो काफी है। ठीक है? तो कन्वर्जेंस मॉडल को पढ़ते हैं, अंतिम मॉडल। और अब तक जितने भी हम लोग मॉडल पढ़े, उन सारे मॉडल में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में फीडबैक की कमी दिखती है। लेकिन यह जो कन्वर्जेंस मॉडल है, इस कन्वर्जेंस मॉडल को सबसे पहले फीडबैक को आधार मानकर व्याख्यायित किया गया है ना? तो कन्वर्जेंस मॉडल है। कन्वर्जेंस मॉडल को विकसित करने का श्रेय किनकेड को है। किनकेड नामक संचार वैज्ञानिक को है। यानी किनकेड ने कन्वर्जेंस मॉडल को विकसित किया। ठीक है? और अपने इस मॉडल का आधार फीडबैक की अवधारणा के आधार पर किया। अपने इस मॉडल का आधार फीडबैक को बनाया, है ना? और फीडबैक के आधार पर ही उसे व्याख्यायित किया। और किनकेड ने 1979 ईस्वी में अपने इस मॉडल को प्रकाश में लाया। ठीक है? तो उस कन्वर्जेंस मॉडल को विकसित करने का श्रेय किसको है? किनकेड को है। इस मॉडल का आधार कन्वर्जेंस मॉडल का आधार क्या है? फीडबैक है। यह मॉडल कब प्रकाशित हुआ, कब प्रकाश में आया? 1979 ईस्वी में। ठीक है? अब किनकेड की क्या मान्यता है? किनकेड अपने इस मॉडल के बारे में क्या विचार प्रकट करता है, उसके बारे में देखिए। फीडबैक के कारण ही संप्रेषक या प्रापक के तुलनात्मक स्थान का निर्धारण होता है। वास्तव में अगर फीडबैक नहीं हो तो न तो वक्ता के स्थान का पता चलता है और न ही श्रोता के स्थान का पता चलता है। तो फीडबैक का होना जरूरी है। अगर फीडबैक है तभी संप्रेषक और प्रापक यानी वक्ता और श्रोता के तुलनात्मक स्थान का निर्धारण होता है। और यह किनकेड का विचार है, किनकेड की मान्यता। ठीक है? आगे वह कहता है कि संप्रेषण प्रक्रिया में भाग लेने वाले संप्रेषक और प्रापक अपनी अपनी जगह बदलते हुए सूचना का निर्माण करते हैं और परस्पर आदान प्रदान करते हैं। यानी जब संप्रेषण की प्रक्रिया चलती है
तो उसमें जितने भी प्रतिभागी होते हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है, तो ग्रुप डिस्कशन में एक वक्ता नहीं होता है, कई वक्ता होते हैं। डिबेट होते रहते हैं, तो उसमें एक वक्ता नहीं होता है, कई वक्ता होते हैं और श्रोता भी होते हैं। तो किनकेट कहता है कि जो संप्रेषण प्रक्रिया में जितने भी भाग लेने वाले संप्रेषक होते हैं और साथ ही प्रापक होते हैं, वे अपनी-अपनी जगह बदलते हुए सूचना का निर्माण करते हैं और परस्पर आदान-प्रदान करते रहते हैं। ठीक है? और यही कारण है कि संचार प्रक्रिया कई चरणों में संपन्न होती है, लेकिन प्रत्येक चरण अपने पिछले चरण पर आधारित होता है। यानी कई चरणों में संचार प्रक्रिया जब चलती रहती है, संपन्न होती रहती है, तो जो पहले घट चुका होता है, उसी का अगला चरण दूसरी प्रक्रिया होती है। अगर तीसरी प्रक्रिया है, तो वह दूसरी प्रक्रिया की का अगला चरण होती है ना? तो इसलिए वह कहता है कि संचार प्रक्रिया कई चरणों में संपन्न होती है, क्योंकि जितने भी प्रतिभागी होते हैं, संप्रेषण प्रक्रिया में जितने भी लोग होते हैं, हिस्सा लेने वाले लोग होते हैं, उनमें संप्रेषक और प्रापक अपनी-अपनी जगह बदलते हुए सूचना का अपने-अपने ढंग से निर्माण करते हैं और उन सूचनाओं का आपस में आदान-प्रदान करते हैं, है ना? और यही कारण है कि संचार प्रक्रिया कई चरणों में संपन्न होती है, लेकिन प्रत्येक चरण अपने पिछले चरण पर आधारित होता है। ठीक है? किनकेट आगे कहता है, सूचनाओं के आदान-प्रदान के आधार पर ही वक्ता और श्रोता में आपसी सहमति बन पाती है ना? अगर सूचनाओं का, संदेशों का, विचारों का, भावनाओं का आदान-प्रदान न हो, तो निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति में, मानव-मानव में आपसी सहमति होगी ही नहीं, है ना? तो किनकेट कहता है सूचनाओं के आदान-प्रदान के आधार पर ही वक्ता और श्रोता में आपसी सहमति बन पाती है और यह सहमति सूचनाओं के आदान-प्रदान का परिणाम या निष्कर्ष होती है। यानी कोई व्यक्ति किसी बिंदु पर किसी विषय को लेकर वह बोल रहा होता है, कोई वक्ता है किसी विषय पर बोल रहा होता है, सर श्रोता उसे सुन रहे होते हैं। किसी को कुछ कहना है? हाँ सर, सर निष्कर्ष मतलब? निष्कर्ष मतलब होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन किसी बिंदु पर जब तक मान लो, उसी को बता रहा था एग्जांपल दे करके, मान लो कि कोई व्यक्ति है, पता चला कि वह बोल रहा है, तो कई बार क्या होता है कि जो सामने श्रोता होते हैं, विचारों से सहमत नहीं हो पाते हैं, है ना? तो क्या करते हैं? प्रश्न करते हैं। श्रोता क्या करते हैं? प्रश्न करते हैं। फिर उस प्रश्न का जवाब वक्ता देता है। तो क्या होता है कि अंत में क्या होता है, एक बिंदु पर पहुंचते हैं। मान लीजिए कि किसी डिबेट में पता चला कि 5 लोग हैं, 5 लोग बोलने के लिए आए हैं, तो केवल बोलने वाले थोड़े ही ना होते हैं, उसमें श्रोता भी होते हैं, है ना? तो पांचों वक्ता अपनी-अपनी बात रखे, कोई पॉजिटिव बात रखा, कोई नेगेटिव बात रखा, विषय एक ही है ना? तो कोई पॉजिटिव बात रख रहा है, कोई नेगेटिव बात रख रहा है ना? और श्रोता उन सारी बातों को सुन रहा है। जो श्रोता बीच में बैठे होते हैं, वे सारी बातों को सुन रहे होते हैं। तो यह कोई जरूरी नहीं है कि सारे श्रोता एक ही व्यक्ति द्वारा बोले गए विषय को अपना लिए। उनके अंदर जिज्ञासाएं होती है ना? तो क्या होता है कि वे प्रश्न करते हैं, फिर उस प्रश्न का जवाब दिया जाता है और अंत में कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष, एक निष्कर्ष निकलता है और उस बिंदु पर सभी सहमत हो जाते हैं, फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। वहीं पर संप्रेषण की प्रक्रिया खत्म होती है ना? तो किनकेट कहता है कि सूचनाओं के आदान प्रदान के आधार पर ही वक्ता श्रोता में आपसी सहमति बन पाती है ना? और यह सहमति सूचनाओं के आदान प्रदान का परिणाम या निष्कर्ष होती है, कंक्लूजन होती है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर इंटरेक्टिव हाँ। मॉडल भी सेम ही होता है क्या? क्या? इसका नाम इंटरेक्टिव मॉडल यही है क्या? नहीं, इंटरेक्टिव मॉडल नहीं। अच्छा। ये कन्वर्जेंस का मतलब होता है एक तरफ झुका हुआ, है ना? यानी जो सूचनाएं हैं, मान लो कि 5 व्यक्ति हैं या 2 व्यक्ति हैं या 4 व्यक्ति हैं या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, सब अपनी अपनी बात रख रहे होते हैं, है ना?
क्योंकि प्रत्येक शुरू से बताते आया हूं कि प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक क्षमता अलग अलग है। अपने अपने ढंग से व्यक्ति विचार करता है, सोचता है, चिंतन करता है। तो अपने ढंग से विषय एक ही है, सब्जेक्ट एक ही है, लेकिन अपने अपने ढंग से व्यक्ति सोचता है। ठीक है, और उसको फिर रखता है, यानी अपने मन में जो सोचता है वो भी क्या है, सूचना ही तो है। तो उसको क्या करता है, सामने प्रस्तुत करता है। जब सामने प्रस्तुत करता है तो अन्य वक्ता सेम वही बात तो नहीं रखेंगे ना, अन्य वक्ता भी अपने अनुसार से सोचते हैं, उस बात को रखेंगे। तो क्या होगा कि एक बिंदु पर एक ऐसा समय आता है कि एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन निकलता है कि नहीं, ये बात सही हो सकती है ना। कई बार क्या होता है, एक ही विषय पर विभिन्न प्रकार की असहमतियां होती हैं, है ना। तो उनको उनको सभी को मिलाकर एक सहमति बनाई जाती है और एक कंक्लूजन निकलता है ना। तो कंक्लूजन जब निकलता है तो यह क्या होता है, सूचनाओं के आदान प्रदान का ही परिणाम होता है। जो इंफॉर्मेशन है उसका आउटपुट होता है। बोलो बोलो। इंफॉर्मेशन तो ऐसा ही पड़ा हुआ है, लेकिन जब तक उसका एक्सचेंज नहीं कौन होगा, सा वाला था? जब तक विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा, सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होगा, तब तक कैसे सहमति बनेगी। कोई व्यक्ति है, अगर अपने मन में, हेलो, किसी को कुछ कहना है? हेलो, नो सर। हाँ, नो सर। मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसके उसके मन में वह चिंतन किया है, उसके अंदर विचार है, पता चला उसके पास शब्द नहीं है, उसके पास शब्द नहीं है, और वह अपना विचार प्रकट प्रकट करना चाहता है, या मान लो कि वह मौन रहना चाहता है, वो कुछ बोलता ही नहीं है। तो ऐसे में जो उसने मन में सोचा, उसके बारे में कैसे पता चलेगा? जब तक सूचनाओं को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा दूसरे के सामने, जब तक सूचनाओं या संदेशों को या विचारों को का आदान प्रदान नहीं किया जाएगा, तब तक कैसे आउटपुट निकलेगा, कैसे तो कोई कंक्लूजन निकलेगा। मैं हूं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, मैं क्या करूं कि लैपटॉप खोल करके तुम लोगों को कनेक्ट करके चुपचाप बैठ जाऊं, और फिर टाइम हो जाए कह दूं कि हो गया, इंफॉर्मेशन तुम लोग को दे दिया, विचारों का आदान प्रदान हो गया। सर संप्रेषण नहीं कंप्लीट। तो संप्रेषण तो खैर कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन क्या आउटपुट निकलेगा? तुम लोग आउटपुट यही निकालोगे ना। लग रहा है कि सर गूंगे हैं क्या, या आज मूड नहीं है? बहुत सारी बातें प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने अनुसार से सोचेगा ना, है ना। तो किनकेट कहता है सूचनाओं के आदान प्रदान के आधार पर ही वक्ता और श्रोता में आपसी सहमति बन पाती है, और यह सहमति सूचनाओं के आदान प्रदान का आउटपुट होती है या कंक्लूजन होती है, उसका परिणाम या निष्कर्ष होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, इतना क्लियर हुआ तो आगे बढ़ो। यस सर, क्लियर हो गया। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। मानवीय संप्रेषण में किनकेट जो बताता है, किनकेट अपने इस संप्रेषण को मानवीय संप्रेषण से जोड़ता है, क्योंकि समाज से अलग कुछ है ही नहीं। तो अपने मानवीय संप्रेषण में आपसी समझ स्थापित करने की प्रक्रिया को वह निम्नलिखित रेखाचित्र के द्वारा समझाने का प्रयास करता है। तो जो किनकेट का कन्वर्जेंस मॉडल है वह मानवीय संप्रेषण पर आधारित है, और इस मानवीय संप्रेषण में आपसी समझ, यानी व्यक्ति व्यक्ति में समझ, मानव मानव के बीच समझ स्थापित करने की प्रक्रिया को कैसे समझा जा सकता है, तो ये रेखा चित्र है। एक तरफ देखो कि साइकोलॉजिकल रियलिटी है, दूसरी तरफ फिजिकल रियलिटी है, और तीसरी तरफ फिर साइकोलॉजिकल रियलिटी है। तो एक तरफ जो साइकोलॉजिकल रियलिटी है वह ए है। मान लो Hallucinations. क्या हुआ, क्या हुआ? साइकोलॉजिकल रियलिटी ए है, और ए भी कम्युनिकेटर है, और यहां पर साइकोलॉजिकल रियलिटी बी है। यहां पर क्या है, श्रोता है ना, रिसीवर है। तो एक तरफ सेंडर है, दूसरी तरफ रिसीवर है, और बीच में क्या है, फिजिकल रियलिटी है। ठीक है। फिर किनकेट कहता है कि जो संप्रेषक है वह क्या करता है, सूचनाओं के बारे में सोचता है ना। जो सूचना भेजता है, तो सूचना भेजने से पहले, सूचना मतलब क्या, संदेश, अपने विचारों को प्रकट करने से पहले व्यक्ति सोचता है। मान लो कि कोई भी व्यक्ति है, आप में से कोई भी है, घर पर जाओगे
तो वहां पर आपका संदर्भ बदल जाएगा, वहां पर जो बात करोगे वहां पर लहजा बदल जाएगा, आपका टोन बदल जाएगा। लेकिन जब आप कॉलेज में जाओगे, ऑफिस में बात करोगे, वहां पर आपका लहजा बदल जाएगा। जब आप अपने मित्रों से बात करोगे तो वहां पर जो विचार करोगे, मित्रों से अलग तरह का विचार होगा, है ना? तो प्रत्येक व्यक्ति जो संप्रेषक है, वह कोई विचार प्रकट करता है तो क्या करता है? सबसे पहले इंटरप्रेट करता है, उसका विश्लेषण करता है, उसकी व्याख्या करता है। ठीक है? उसके बाद में वह उसे ग्रहण करता है ना? अपनी मानसिक क्षमता, अपने ज्ञान के स्तर पर उसे ग्रहण करता है। लेकिन बी क्या करता है? बी क्या करता है कि उस सूचना को, जो ए ने सूचना भेजा, जो ए ने अपने मन में सोचा, विचारा, उसको जो भेजा, जिस सूचना को भेजा बी के पास, बी ने उसे ग्रहण किया, अपनी मानसिक क्षमता, अपने ज्ञान के स्तर पर उसे समझने का प्रयास किया, और उसे समझकर जब बी दूसरे के पास भेजता है, तो उसमें क्या करता है? एक नया, कुछ नया बनाकर चलती रहती है। लेकिन दोनों आगे चलकर, दोनों का जो एक्शन है, दोनों का कलेक्टिव एक्शन, आगे चलकर दोनों का एक कलेक्टिव एक्शन होता है। दोनों जो क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं, दोनों अपने अनुसार से नई नई सूचनाओं को जोड़ रहे होते हैं, और इस प्रकार बातचीत का क्रम, संवाद का क्रम आगे बढ़ता रहता है। तो दोनों क्या होता है? अंत में एक कलेक्टिव, यानी बिल्कुल जो जो सूचना है, सूचनाओं का संग्रहण है, वह क्या होता है? एक बिंदु पर आकर के इकट्ठी होने लगती है, तो उसको कहा गया है कलेक्टिव एक्शन। ठीक है? लेकिन बात क्या है कि जितना अंडरस्टैंडिंग ए में होनी चाहिए, उतनी ही अंडरस्टैंडिंग और विश्वास बी में भी होनी चाहिए। और जब दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो, दोनों में एक दूसरे के प्रति विश्वास हो, दोनों में एक दूसरे के प्रति समझदारी हो, दोनों एक दूसरे की बातों को समझ रहे हो, तब वहां पर क्या होता है? अंत में कंक्लूजन क्या निकलता है? दोनों के बीच म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है ना? और दोनों की जो समझ होती है उसको कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और यही है सोशल रियलिटी। ठीक है? ए और बी की सोशल रियलिटी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं। किनकेट की स्थापना क्या है? किनकेट क्या स्थापित करता है? अपने इस मॉडल के द्वारा किनकेट क्या कहना चाहता है? तो किनकेट कहता है कि संप्रेषण प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी अपने द्वारा भेजे गए सूचना या संदेश या विचार की व्याख्या खुद अपने ढंग से करते हैं, है ना? कोई भी प्रतिभागी हो, वह जो संदेश भेजता है या सूचना दूसरे के पास भेजता है या विचार दूसरे से प्रकट करता है, तो उस विचार को, उस सूचना को भेजने से पहले वह क्या करता है? खुद अपने मन से, अपने ढंग से उसे इंटरप्रेट करता है, उसकी व्याख्या करता है। और जब वह खुद से अपने मन में इंटरप्रेट करता है उस सूचना के बारे में, उस विचार के बारे में, तो एक तरह से खुद को वह अभिव्यक्त करता है ना? कि मान लो कि किसी को जाना है प्रिंसिपल सर के पास, तो सबसे पहले वक्ता के रूप में वह अपने मन में सोचेगा ना, विचारेगा ना कि मैं जाऊंगा तो क्या बोलूंगा। तो जब वह सोच रहा होता है, तो वहां पर उसके साथ कोई नहीं है, सिर्फ उसका मन है, और वह खुद को, अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा होता है ना? तो किनकेट कहता है ये अपनी जानकारी की सूचना बी को, यानी बी को उसकी समझ के अनुसार करता है। मान लो कि कोई व्यक्ति है और उसके पास विषय की, किसी विषय की, मान लो संस्कृति पर बहुत विस्तृत जानकारी है, या मान लो अध्यात्म पर उसको उसको बहुत अच्छी जानकारी है, और पता चलता है कि बी को उसकी जानकारी नहीं है, तो वह क्या करेगा? अगर ये
बी का स्तर जानकर, उसके ज्ञान का स्तर जानकर, उसकी मानसिकता जानकर अगर अपनी बातों को, अपनी सूचनाओं को या विचारों को उसकी समझ के अनुसार प्रकट नहीं करेगा, तो फिर तो वहां पर संप्रेषण प्रक्रिया अधूरी हो जाएगी, है ना? तो किनकेट कहता है ए अपनी जानकारी की सूचना बी को उसकी समझ के अनुसार करता है, लेकिन बी उसी सूचना को अपनी जानकारी और समझ के अनुसार एक नए ढंग से संप्रेषित करता है, क्योंकि बी की जो मानसिक क्षमता है वह ए जैसी नहीं है, बिल्कुल समान नहीं है। इसलिए बी अपने ढंग से उसे ग्रहण करता है, लेकिन जब वह ग्रहण करता है तो उसे भेजने से पहले उसमें नयापन लाता है और नए ढंग से कुछ जोड़कर वह भेजता है। तो किनकेट कहता है कि ये द्वारा भेजी गई सूचना को बी अपनी जानकारी और समझ के अनुसार एक नए ढंग से संप्रेषित करता है, और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि दोनों प्रतिभागियों में आपसी सहमति न बन जाए। और आपसी सहमति तभी बनती है जब कोई विषय किसी एक बिंदु पर न पहुंच जाए, यानी कंक्लूजन पर न पहुंच जाए। जब कोई विषय कंक्लूजन पर पहुंचता है, जिसका कोई ना कोई आउटपुट निकलता है, तब वहां पर सहमति बन जाती है। तो किनकेट कहता है कि ये अपनी जानकारी की सूचना बी को उसकी समझ के अनुसार करता है, लेकिन बी उसी सूचना को अपनी जानकारी और समझ के अनुसार एक नए ढंग से संप्रेषित करता है, और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि दोनों प्रतिभागियों में आपसी सहमति न बन पाए। ठीक है? दूसरी दूसरी बात क्या कहता है किनके? दूसरी बात कहता है कि संचार प्रक्रिया के इस क्रम में प्रभावशाली प्रतिपुष्टि यानी इफेक्टिव फीडबैक, जब संचार प्रक्रिया ए और बी दोनों में जारी रहती है, तब वहां पर उनमें जो जो इफेक्टिव फीडबैक है, प्रभावशाली प्रतिपुष्टि है, वह सारी सूचनाओं को एक बिंदु पर एकत्रित करती रहती है ना? और प्रभावशाली प्रतिपुष्टि का मतलब क्या है? प्रभावशाली प्रतिपुष्टि का मतलब यह है कि ये ने जो जिस सूचना को, जिस इंफॉर्मेशन को, जिस संदेश को बी के पास भेजा, बी ने उसे समझा और समझकर फिर उसमें कुछ नयापन जोड़कर ए के पास भेजा, फिर ए ने उस बात को समझा, फिर उसने कुछ नयापन जोड़कर बी के पास भेजा, तो यह संप्रेषण की प्रक्रिया जारी रहती है। यानी अगर इफेक्टिव फीडबैक मिल रहा है, तब अंत में जाकर उन दोनों के बीच में सहमति बनती है, और अगर इफेक्टिव फीडबैक है तो वे क्या करती हैं? सारी सूचनाओं को एक बिंदु पर एकत्रित करती रहती है, और जहां पर जो इफेक्टिव फीडबैक है जिस बिंदु पर एकत्रित होती रहती हैं, उसी को कन्वर्जेंस कहते हैं, है ना? यानी कोई भी सूचना है अगर एक बिंदु पर आकर मिलती है, तब उसे कन्वर्जेंस कहते हैं। लेकिन जो फीडबैक प्रभावशाली या महत्वपूर्ण नहीं होता, जैसे मान लो कि कोई वक्ता है, बोल रहा है और बोलते बोलते पता चल रहा है कि विषय से विषयांतर हो रहा है, उसकी बातें समझ में नहीं आ रही है श्रोता को, है ना? और पता चल रहा है कि जो बोल रहा है वह इफेक्टिव भी नहीं है, तो क्या होगा? उससे जुड़ी जो सूचनाएं हैं, जो जो संप्रेषक यानी वक्ता जो शेयर कर रहा होता है, उससे जो जुड़ी सूचनाएं, वह क्या है? श्रोता तक तो पहुंचेगी, लेकिन श्रोता क्या करेगा? उसको नजरअंदाज करेगा, और जब नजरअंदाज करेगा तो उन सूचनाओं का कोई महत्व नहीं रह जाता है, वे सूचनाएं अपनी मार्ग से भटक जाती हैं, यानी विमुख हो जाती हैं, है ना? और यही कारण है कि उसे किनकेट डाइवर्जेंस कहता है। ठीक है? तो जहां पर फीडबैक प्रभावशाली या महत्वपूर्ण नहीं होता, उससे जुड़ी सूचनाएं अपने मार्ग से भटक जाती हैं, और इसी को डाइवर्जेंस कहते हैं। लेकिन अगर प्रभावशाली प्रतिपुष्टि है, इफेक्टिव फीडबैक है, तो वह क्या करती है? सारी सूचनाओं को एक बिंदु पर एकत्रित करती रहती है, और इसी को किनकेट कन्वर्जेंस कहता है। ठीक है? इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, समझ में बातें आई कि नहीं है? यस सर। सर जैसे हम लोग कोई न्यूज़ देख के, न्यूज़ सुन के और फिर किसी और को बताते हैं, तो इस मॉडल में वो फिट बैठ सकता है। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, या जैसे जैसे देखो फीडबैक है, जैसे अभी ताजा उदाहरण जैसे किसान बिल है। किसान बिल को लेकर क्या है
कि सहमति नहीं बन पा रही है, परस्पर सहमति नहीं बन पा रही है। भाजपा सरकार कह रही है कि इसमें वामपंथियों और अन्य लोगों ने क्या किया है, किसानों को भड़काया है। हम तो किसानों की हित की बात कर रहे हैं, जबकि किसानों के जो नेता हैं, वे कह रहे हैं कि इससे कारपोरेट का दबदबा बढ़ जाएगा, किसानों की जमीन गिरवी हो जाएगी, किसानों की जमीन हड़प लेगा कारपोरेट, है ना? तो इस तरह की बातें। तो यहाँ पर वक्ता एक बात कह रहा है और किसानों के नेता भी वहां पर जाकर के बातचीत कर रहे हैं, लेकिन 5 दौर की बैठक के बाद में भी अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। यस ठीक है? सर। लेकिन जैसे ही ये आंदोलन चलता रहेगा, बार-बार बातचीत होगी तो सहमति बनेगी। उदाहरण के लिए एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे चाइना है, इंडिया है। चाइना, इंडिया क्या किया? चाइना ने लद्दाख पर क्या किया? धीरे-धीरे घुसपैठ किया। घुसपैठ करके जो वहाँ पर जो झील है, पेंगोंग त्सो झील, है ना? उसके पास के आस-पास के एरिया पर क्या किया? धीरे-धीरे कब्जा जमाना शुरू कर दिया, है ना? उसमें घुसपैठ करना शुरू कर दिया। नतीजा हुआ कि इंडिया को जैसे ही पता चला, उसने भी अपनी सेना भेज दिया। फिर तुम लोग देखो कि झड़प भी हुई, जिसमें हमारे कई सैनिक शहीद हो गए। और यस उसके बाद में भी कई दौर की बैठक, बड़े लेवल की बैठक, अधिकारी लेवल की बैठक, है ना? विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री लेवल की बैठक तो नहीं हुई है, लेकिन जो लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की भी बैठक हो चुकी है ना? तो यस सर। सचिव स्तर पर भी बैठक हो चुकी है, लेकिन अब तक संप्रेषण के लिए क्या अब तक कोई समाधान निकला है? समाधान नहीं निकला है। दोनों की सेना आज भी आमने-सामने है, फिर भी वार्ता जारी है। दोनों के बीच संवाद जारी है और जैसे संप्रेषण जारी है। ही बनती है तो कोई ना कोई कंक्लूजन निकलेगा ना, कोई ना कोई तो कंक्लूजन निकलेगा। तो जो अब तक जितनी भी बातें हुई, है ना? जितने दौर की बैठकें हुई, उसमें कुछ ना कुछ तो बातें शामिल होगी। तो जैसे ही सहमति बनती है, तो वहां पर क्या होगा कि वे सारी सूचनाएं एक बिंदु पर इकट्ठी होगी और उसी को कहते हैं इफेक्टिव फीडबैक। ठीक है? और अगर सहमति नहीं बनती है, तो इसका मतलब है क्या? इंडिया कुछ कह रहा है, चाइना उसे नहीं मान रहा है, चाइना कुछ कह रहा है, इंडिया उसे नहीं मान रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अपने मार्ग से जो इंफॉर्मेशन है वो भटक रहा है, भटक रही है सूचनाएं, है ना? और वह डाइवर्जेंस है। तो यही तो बात है। पढ़ना है सैद्धांतिक रूप में, लेकिन व्यवहारिक तौर पर आप हर जगह लागू कर सकते हैं, है ना? इंटरनेशनल अफेयर को या देश की किसी भी घटना हो, कोई भी घटना हो, जितने भी मॉडल हैं, सब मॉडल कहीं न कहीं यूज़ के लायक हैं। ठीक है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस बोलो। सर। और कन्वर्जेंस मॉडल की विशेषता क्या है? कन्वर्जेंस मॉडल की विशेषता है कि यह मॉडल आपसी समझ विकसित करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस मॉडल से आपसी समझ विकसित होती है ना? और दो व्यक्तियों के दो व्यक्तियों के ज्ञान के स्तर, दो व्यक्तियों की मान्यताओं, विचारों में अंतर रहता है। प्रत्येक, क्योंकि मैंने बताया प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक क्षमता अलग-अलग है। ज्ञान का स्तर भी भिन्न-भिन्न है। दो व्यक्ति एक ही विचारधारा, एक ही मान्यताओं में विश्वास नहीं करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का कंसेप्ट अलग-अलग है ना? तो दो व्यक्तियों के ज्ञान के स्तर, मान्यताओं, विचारों में अंतर तो रहता है, लेकिन अंतर रहने के बावजूद संवाद स्थापित करके एक बिंदु पर सहमत हो सकते हैं। एक बिंदु पर सहमत हो सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ना? तो ये हुआ कन्वर्जेंस मॉडल। और इसके अलावा अब मान लो कि इसमें से 10 मॉडल मैंने पढ़ाया, इसमें से 7 मॉडल भी तुम लोग लिखते हो और लास्ट में जो मॉडल बाकी बच गए हैं, उसके बारे में लिख दो लास्ट में नीचे। इसी प्रकार जॉर्ज गर्बनर का मॉडल है। जॉर्ज गर्बनर का 2 मॉडल है, रेखीय मॉडल, है ना? रेखीय मॉडल और आदर्श मॉडल। रेखीय मॉडल और ग्राफीय मॉडल। ठीक है? रेखीय मॉडल और ग्राफीय मॉडल। उसके जन्मदाता कौन है? जॉर्ज गर्बनर। तो जॉर्ज गर्बनर का रेखीय और ग्राफीय मॉडल और विल्बर श्राम का मॉडल, है ना? तो विल्बर श्राम का संचार मॉडल। तो लास्ट में अगर मान लो कि तुम 6 ही लिख पाए,
ठीक है, समय सीमा में रहते हुए आपने 6 पर ही प्रकाश डाला, तो जो बाकी बच गए हैं उसका संकेत कर दो। इसी प्रकार ये मॉडल भी है। ठीक है, काम खत्म। ठीक है, तो मॉडल समाप्त हो गया आज। कल हम लोग आभाषिक संप्रेषण पढ़ेंगे, और आभाषिक संप्रेषण आपके सिलेबस में नया नया लगा हुआ है, यानी 2019 में यह नया सिलेबस में ऐड हुआ। ठीक है, तो कल हम लोग आभाषिक संप्रेषण पढ़ेंगे। अब हम अटेंडेंस बना लेते हैं। ठीक है जी सर। यस सर। सर वैसे ये जो सर पेपर होता है ये मतलब पूरे 3 घंटे में 30 पेज का होता है। मैंने ऐसा कहीं पे सुना और पढ़ा है कि मतलब बहुत लेंदी पेपर होता है। देखो, एक चीज बता रहा हूँ रीति, और खास करके जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, ये Yes, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कभी भी शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश मत करना। जितना हो सके उतना उड़ेल दो, लिख डालो, यस पेश सर। करो। मेरी आदत थी, जब मैं उस वक्त तो बहुत हार्ड इवेल्युएशन होता था। अब तो रेवड़ियों की तरह नंबर बांटे जाते हैं, है ना। जो जो फेल्योर स्टूडेंट है ना, उसके भी 60-65% बन जाते हैं, जो फेल्योर है। हमारे समय में फर्स्ट डिवीजन लाना बहुत कठिन होता था, और जो फर्स्ट करता था ना उसका नाम होता था। ठीक है, यानी जो जो जिसका फर्स्ट डिवीजन बनता था बहुत खतरनाक होता था। और मैंने, तुम यकीन नहीं करोगे, मैं 52 पेज लिखा हूं 3 घंटे में। समझ लो उंगलियां सूज जाती थी। अब आजकल क्या है ना, मोबाइल का स्मार्टफोन का जमाना है, तो लोग उसी में लगे पड़े हैं, लिखने की आदत कहाँ है। और हर व्यक्ति चाहता है, कौन सुखी नहीं रहना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि आसानी से सब कुछ बैठे बैठाए मिल जाए। तो नंबर जो इवेल्युएशन सिस्टम है आजकल का, बड़ा ही लिबरल है। फेल्योर भी पास हो जाते हैं, क्योंकि फेल कराना नहीं है। हाँ, फेल वही होते हैं जिसने कुछ लिखा ही नहीं, या जो बदमाशी करता है ना। लेकिन लेकिन जो बच्चे थोड़ा भी हैं, एवरेज हैं या जो भी हैं, कोशिश ये करना है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, खूब लिखो, खूब लिखो, जितना लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन समय का ध्यान रख करके ये सारी चर्चाएं जब हम क्लास लास्ट करेंगे ना, तो 1-2 दिन में तुम लोगों को बताऊंगा कि कैसे लिखना है एग्जाम में। ठीक है, यस सब तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो अब अटेंडेंस बना लें। सर अटेंडेंस बना जैसे लीजिए। जी सर। सर जैसे अभी कॉलेजेस खुलेंगे नहीं है, Yes, मतलब बोल रहे हैं कि sir. अप्रैल में खुलेंगे, तो सर ये जो हिंदी का ये पेपर है तो ये भी सर ऑनलाइन होगा? देखो बेटा, इसके बारे में जो, चूंकि अगर कॉलेज खुल जाएगा, ठीक है, तो अगर कॉलेज खुलेगा तो जैसे अप्रैल में खुलेगा, तो ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है ना। तो ये स्वयं निर्णय लेता है कि कॉलेज खुल जाएगा तो एग्जाम हमें ऑनलाइन ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन लेना है। अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो ये मान के चलो कि ओपन बुक एग्जाम होगा। ठीक है, ये मान लो, दिमाग में रख लो सर कि लिखेंगे कैसे ये कीबोर्ड में, मतलब है क्या क्या। ये लिखेंगे कैसे, ये मतलब ऑनलाइन होगा या फिर पेपर पे पीडीएफ भेजनी होगी? नहीं नहीं, पेपर पे लिख के। पेपर पे तुम लिखोगे और वो उसका उसका लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करोगे, क्लिक करके जो क्वेश्चन पेपर होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद में क्या करोगे तुम, उसको उस पर अपना आंसर लिखना शुरू करोगे अपने कॉपी में। ठीक है, पेज में लिखने के बाद में उसका पीडीएफ बनाओगे। ठीक है, और पीडीएफ बना करके फिर क्या होता है, अपलोड कर देना होता है, काम खत्म। ठीक है, ओके सर। जी सर। लेकिन अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है, अगर कॉलेज खुल जाता है, तो ये मान के चलना कि एग्जाम कॉलेज में ही होगा। तो कोशिश ये करो, अभी से दिमाग में ये बातें रहेंगी कि भाई ओपन बुक एग्जाम हो रहा है, हम लोगों को भी इसी तरह से मजा मिल जाए। लेकिन खुदा न खास्ते पता चला कि एग्जाम हो गया कॉलेज में, तब उस समय क्या जवाब रहेगा तुम्हारे पास। फेल करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए जो कुछ भी है उसको अभी से पढ़ते चलो, दिमाग में कुछ बातें रखते चलो। रिकॉर्डिंग है ही, पावर पॉइंट शेयर कर ही रहा हूं, तो उससे क्या हो रहा है कि आपके पास स्क्रीनशॉट भी हो रहा है, तो कुछ तो दिमाग में बातें रहेंगी। ऑफलाइन भी एग्जाम होगा तब भी तुम लिखने की क्षमता रखो। ठीक है, हर चीज में तैयार रहना चाहिए व्यक्ति।
ठीक है, ओके सर। चलो अब अटेंडेंस बना लेते हैं। रोल नंबर 1401 1401 शिवम। सर उसने तो कॉलेज चेंज कर लिया अपना। ओके। 1402 प्रेजेंट सर। 1403 प्रेजेंट सर। 1404 आया हूँ सर। जय हिंद सर। 1405 प्रेजेंट सर। 1406 1407 सर अब जा सकते हैं हम, जिनकी अटेंडेंस होगी। जिनसे हो गए वो जा सकते हैं। ठीक है सर, नमस्कार सर। 1408 प्रेजेंट सर। 1409 1410 प्रेजेंट सर। 1411 1412 प्रेजेंट सर। 1413 1414 1414 1